हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमित एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डीआर लर्नर एकेडमी। एक बार फिर से आप सबका डीआर लर्नर एकेडमी में स्वागत है। प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि यूपीएसआई का जो है एग्ज़ाम 14 और 15 मार्च को कंडक्ट कराना निश्चित किया गया है। ठीक है, यानी 14-15 मार्च को आपको 2 शिफ्टों में, मतलब दोनों दिन मिलाकर कहें तो 4 शिफ्टों में आपके एग्ज़ाम देखने को मिल सकते हैं। और बहुत खुशी की बात है कि हमें काफ़ी टाइम भी मिल गया। अभी लोग अनुमान लगा रहे थे कि एग्ज़ाम से 1 महीने पहले डेट रिलीज़ होगी कि कब एग्ज़ाम होगा, लेकिन अभी फ़िलहाल जो अध्यक्ष महोदय जी हैं उन्होंने 3 महीने से ज़्यादा का टाइम लगभग दे दिया है। ठीक है, सभी के पास लगभग 3 महीने का, अगर आज की बात से करें तो आज से पूरे 3 महीने का समय हमारे पास है, तो अपनी तैयारी को और बेहतर बनाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना सेशन। आज हम बात करने वाले हैं घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005। ठीक है, किसके बारे में बात करेंगे हम? घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005 के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें हम क्या बात करेंगे? घरेलू हिंसाओं से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005। ठीक है, ये टॉपिक हम लेकर चलेंगे। देखिए, हैंड रिटन नोट्स है, आपको एक ही वीडियो में पूरे, मतलब कि जितनी इसमें धाराएं हैं, जितने अध्याय हैं, सभी को डिस्कस कर लिया जाएगा और बहुत ही कम समय में आप रिवीजन भी कर सकते हैं। आप अपनी तैयारी को ऐसे ही बनाए रखिए और ऐसे ही लगातार हमसे जुड़े रहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। घरेलू हिंसाओं से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? सबसे पहले हम उद्देश्य की बात करेंगे। तो इसमें कहा गया है कि घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं को उनके अधिकारों की प्राप्ति कराना व उनकी स्थिति में सुधार करके उनकी रक्षा करना है, इसका मुख्य उद्देश्य होगा। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं कि तमाम प्रकार की घरेलू हिंसाएं होती हैं, तो उनसे इनकी रक्षा करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें इसके पारित होने की तिथि की, तो ये जो पारित हुआ था, ये कब पारित हुआ था? तो आप कहेंगे कि कब पारित हुआ था? 13 सितंबर 2005 को। ठीक है, 13 सितंबर 2005 को ये पारित किया गया था। यहाँ पर देखिए डेट दिया गया है 13 सितंबर 2005 को। और लागू तिथि की बात करें तो 16 अक्टूबर 2006 को। ठीक है, पारित तिथि की बात करें तो 13 सितंबर 2005 को। ठीक है, घरेलू हिंसाओं से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 इसको कहा जाता है, उसी दिन पारित हुआ था। लेकिन लागू हुआ था कब? 2006 में, 26 अक्टूबर 2006 में, लगभग 1 साल से ज़्यादा के समय में। ठीक है, अभी आगे देखते हैं। इसमें 5 अध्याय और 37 धाराएँ हैं। ठीक है, इसमें कोई अनुसूची नहीं है, लेकिन 5 अध्याय हैं और 37 धाराएँ हैं। उन सभी धाराओं को हम बारी बारी से देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले धारा के बारे में। अध्याय 1 में कहा गया है क्या? पहले अध्यायों के बारे में देख लेते हैं। अध्याय 1 में कहा गया है प्रारंभिक व्याख्या। ठीक है, प्रारंभिक व्याख्या, इसमें धारा 1 और 2 सम्मिलित की गई है। अध्याय 2 में कहा गया है घरेलू हिंसा, इसमें धारा 3 सम्मिलित की गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बात करें तो अध्याय 3 की बात कर लेते हैं। अध्याय 3 में कहा गया संरक्षण अधिकारियों प्लस सेवा प्रदाताओं की शक्ति व कर्तव्य, धारा 4 से लेकर 11 तक इसमें बात की गई है। अध्याय 4 की बात करें तो अनुतोषों के आदेश प्राप्ति के प्रावधान। ठीक है, अनुतोषों के आदेश प्राप्ति के प्रावधान की बात कर रहा है ये, इसके बारे में इसमें डिस्कस किया गया है, धारा 12 से 29 तक। ठीक है, अध्याय 5 उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें प्रकीर्णन की बात की गई है, 30 से लेकर 37 तक इसमें सेक्शन दिए गए हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना पहले सेक्शन के बारे में। अगर हम पहले सेक्शन की बात करें तो इसमें दिया गया क्या? संक्षिप्त नाम, विस्तार, प्रारंभ। मतलब इस संहिता का नाम क्या होगा? उसका संक्षिप्त नाम घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005 इसका नाम है। ठीक है, विस्तार संपूर्ण भारत पर है और प्रारंभ कब है? 26 अक्टूबर 2006 से इसे लागू किया गया है। कब से लागू किया गया है? 26 अक्टूबर 2006 से लागू किया गया है। ठीक, 13 सितंबर 2005 को पारित किया गया था और लागू कब किया गया था? 26 अक्टूबर 2006 को। ठीक है, सेक्शन 2 की बात करें तो इसमें परिभाषाएं दी गई हैं। ठीक है, किसकी परिभाषाएं दी गई हैं? व्यथित व्यक्ति की, बालक की परिभाषाएं दी गई हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं कि व्यथित व्यक्ति में कौन आएगा। मतलब सेक्शन 2A में कहा गया है, देखिए सेक्शन 2 में कहा गया है परिभाषाएं। ठीक है, सेक्शन 2A में कहा गया है व्यथित व्यक्ति। अब व्यथित व्यक्ति कौन होगा? घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला जो प्रत्यार्थी के साथ घरेलू संबंध में है या नातेदारी में है तथा प्रत्यार्थी के द्वारा
हिंसा की गई है व्यथित व्यक्ति के से आशय महिला से है। ठीक है, यानी व्यथित व्यक्ति से आशय किससे है? उस महिला से है जिसके ऊपर हिंसा की जाती है। आप साफ साफ शब्दों में जान सकते हैं कि जिसके ऊपर अगर आप हिंसा करेंगे वो व्यथित व्यक्ति के अंतर्गत आएगा, और जो हिंसा करेगा वो कौन होगा? प्रत्यार्थी होगा। प्रत्यार्थी में उसका पति हो सकता है, रिश्तेदार हो सकते हैं, घर के अन्य सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, और व्यथित व्यक्ति की बात करें तो जिस पर हिंसा की जाती है वही व्यथित व्यक्ति के अंतर्गत आता है। ठीक है, व्यथित व्यक्ति में देखिए महिला और पुरुष दोनों आते हैं, लेकिन खास तौर से महिलाओं के बारे में चर्चा की गई है। आगे बात करते हैं धारा 2B में कहा गया बालक की परिभाषा। अब इसके अंतर्गत बालक कौन होंगे? जो 18 से कम आयु का व्यक्ति, कहा गया क्या? 18 से कम आयु का जो व्यक्ति होगा वह बालक के अंतर्गत आएगा। इसमें क्या हो सकते हैं? दत्तक पुत्र हो सकते हैं। ठीक है, दत्तक, सौतेला, पोषित, स्वयं का बच्चा, सभी शामिल होते हैं। ठीक है, मतलब कोई गोद लिया हुआ बच्चा होता है, सौतेला भी हो सकता है, मतलब किसी को आप पाल पोस रहे हैं वो भी हो सकता है, और स्वयं का बच्चा भी हो सकता है। इसमें 18 वर्ष से कम उम्र में ये सभी आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। धारा 2E में कहा गया है कि DIR डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट, घरेलू घटना रिपोर्ट। घरेलू घटना रिपोर्ट की परिभाषा किसमें की गई है? धारा 2E में की गई है। ठीक है, धारा यानी सेक्शन 2E में क्या कहा गया है? DIR यानी डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट, यानी घरेलू घटना रिपोर्ट की परिभाषा किसमें दी गई है? धारा 2E में दी गई है। प्यारे साथियों, बहुत ही कम शब्दों में हम आपको बहुत ही पूरा कंटेंट जैसे बना कर दे देंगे, और ये आप देखिए हैंड रिटन हमारे द्वारा मेहनत की गई रिपोर्ट मतलब कि फाइल्स हैं जिससे हम आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो आप मान कर चलिए कि हमारा ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा भी नहीं होगा, और बहुत कम समय में आपको सभी धाराओं के बारे में भी बात पता चल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है क्या? धारा 2F में कहा गया घरेलू नातेदार की परिभाषा। ठीक है, घरेलू नातेदारी में कौन कौन आते हैं उसकी परिभाषा दी गई है। ऐसा व्यक्ति जो साथ में रहा हो तथा वह निम्न में से किसी एक प्रकार से संबंधित हो, यानी घरेलू नातेदारी में वो मतलब आशय होता है कि जो व्यक्ति साथ में रहा हो या किसी प्रकार से उस व्यक्ति मतलब व्यथित व्यक्ति के साथ संबंधित हो, जैसे स्वयं रक्त संबंध के हिसाब से हो, जैसे कि मतलब आप कह सकते हैं कि मतलब होता है ना कि घर में रक्त ब्लड रिलेटिव होते हैं। ठीक है, वैवाहिक संबंध के द्वारा, दत्तक संबंध के द्वारा, अभी हमने आपको ऊपर बताया कि इन सब में से कोई भी हो वो घरेलू नातेदारी के अंतर्गत आता है। ठीक, धारा 2G मतलब 2G में कहा गया है घरेलू हिंसा। ठीक है, घरेलू हिंसा की बात 2G में कही गई है। इसका मतलब पूछा है कि जो धारा 3 में दिया गया है वही लागू होगा, मतलब ठीक इसका मतलब है कि जो घरेलू हिंसा में जो धारा 2-3 में कहा गया है, जो प्रावधान दिए गए हैं वही इस पर भी लागू होंगे। ठीक है, धारा 2H में कहा गया दहेज की परिभाषा। धारा 2 के अंतर्गत दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 में जो भी कहा गया है वही इस पर भी लागू होगा। ठीक है, धारा 2H में जो परिभाषा दहेज की दी गई है, धारा 2 में आप कह सकते हैं दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 में के धारा 2 में जो परिभाषाएं दी गई हैं, ठीक है, वही परिभाषा धारा 2H में घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005 में भी लागू होंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कहा गया क्या? धारा 2 अगर हम बात करें कि धारा 2K में धनीय अनुतोषण यानी राहत की बात कही गई है। मजिस्ट्रेट के कहने पर प्रत्यार्थी द्वारा व्यथित व्यक्ति को दी गई वित्तीय भरपाई को क्या कहते हैं? धनीय अनुतोषण कहते हैं। ठीक है, यदि मजिस्ट्रेट आदेश दे दिया कि आप व्यथित व्यक्ति को इतने धन दीजिए तो वह किस में आएगा? धनीय अनुतोषण में आएगा। ठीक है, धारा 2K में यह इसकी परिभाषा दी गई है। धारा 2Q में क्या कहा गया? प्रत्यार्थी की परिभाषा दी गई है। अब प्रत्यार्थी से मतलब ऐसा व्यक्ति जो व्यथित व्यक्ति के साथ घरेलू नातेदारी में हो या रहा हो वही प्रत्यार्थी होता है। ठीक है, अभी हमने आपको ऊपर बताया भी कि प्रत्यार्थी वो होता है जो व्यथित व्यक्ति के ऊपर हिंसा करता है, वो प्रत्यार्थी होता है, चाहे उसका पति हुआ, नातेदार हुआ, कोई ब्लड रिलेटिव हुआ, कोई भी हो सकता है। ठीक है, वह धारा 2Q में इसकी बात प्रत्यार्थी की बात की गई है। धारा 2T में कहा गया आश्रय गृह। ठीक है, यदि आप मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को आप मार पीट रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, तो वह कहाँ पर अपना आश्रय ले सकता है, इसकी परिभाषा धारा 2T में कही गई है। ठीक है, राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित ऐसा क्षेत्र जो घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं के लिए हो, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? आश्रय गृह कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं घरेलू हिंसा की। सेक्शन 3 की बात कर रहा है कि घरेलू हिंसा से क्या आशय है? प्रत्यार्थी के द्वारा किया गया कोई भी कार्य या कार्य का लोप या ऐसा आचरण घरेलू हिंसा होगा जो व्यथित महिला पर 4 प्रकार के दुर्व्यवहार या दुरुपयोग परिभाषित करे।
कौन कौन से वो 4 प्रकार हैं? शारीरिक, लैंगिक, मौखिक या भावात्मक या आर्थिक हो सकता है। ठीक है, ये चारों प्रकार के जो व्यवहार हैं वो प्रत्यार्थी द्वारा जब व्यथित महिला के ऊपर लागू होते हैं या किए जाते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं? घरेलू हिंसा कहते हैं। अब शारीरिक की बात करें तो शारीरिक कष्ट या पीड़ा देना, जीवन, अंग, स्वास्थ्य खतरा हो सकता है या उसके बाद कहा गया लैंगिक के बारे में, तो लैंगिक में कहा गया अनैतिक संबंध बनाना। ठीक है, ये भी घरेलू हिंसा के अंतर्गत आता है। मौखिक या भावात्मक की बात करें तो गाली देना, धमकी देना, मजाक उड़ाना, ये मौखिक या भावात्मक हिंसा के अंतर्गत आता है। ठीक है, आर्थिक की बात करें तो आवश्यक धन की पूर्ति न करना, ये क्या होता है? आर्थिक के अंतर्गत आता है, मतलब आर्थिक हिंसा के अंतर्गत आता है। ये चारों प्रकार की हिंसाएं व्यथित व्यक्ति के ऊपर की जाती हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं? घरेलू हिंसा कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला अध्याय क्या है? अध्याय 3 की बात कर लेते हैं, संरक्षण अधिकारियों व सेवा प्रदाताओं के कर्तव्य। इसमें सेक्शन 4 में कहा गया है, संरक्षण अधिकारी को जानकारी दिया जाना तथा जानकारी देने वाले व्यक्ति के दायित्व का अपवर्जन। ठीक है, यानी सेक्शन 4 में कहा गया है कि संरक्षण अधिकारी को जानकारी दिया जाना, ठीक है, तथा जानकारी देने वाले व्यक्ति के दायित्व का अपवर्जन क्या होगा, इसकी बात इसमें कही गई है। सद्भावनापूर्वक जानकारी देने पर किसी भी दायित्व का वर्णन नहीं है। ठीक है, यदि आप के बगल में या फिर कहीं पर भी कोई ऐसी हिंसा हो रही है, कोई ऐसा व्यथित व्यक्ति है जिसके ऊपर हिंसा हो रही है, यदि आप संरक्षण अधिकारी को जानकारी देते हैं तो उसका कोई भी वर्णन इसमें नहीं किया गया है कि मतलब कि संरक्षण अधिकारी को उसके लिए कोई भी प्रावधान इसमें नहीं किया गया, आप उसे जानकारी दे सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 5 में कहा गया, पुलिस अधिकारी, सेवा प्रदाताओं व मजिस्ट्रेट के कर्तव्य क्या होंगे। ये किस में बात कही गई है? सेक्शन 5 में। जब इन्हें, यानी उपरोक्त अधिकारी की बात कर रहा है कि जब इन्हें घरेलू हिंसा रिपोर्ट प्राप्त हो या इनके समक्ष कोई घटना हो तो इनका क्या कर्तव्य होगा? संरक्षण या धनीय राहत या अभिरक्षा या प्रतिकर के आदेशों की जानकारी व्यथित को दे। ठीक है, उसके बाद क्या काम करेंगे? सेवा प्रदाताओं की जानकारी दे। ठीक है, संरक्षण अधिकारी की उपलब्ध अधिकारों या जिम्मेदारी की बात उनको बताएं व्यथित व्यक्ति को। निःशुल्क विधिक सहायता की जानकारी उनको देना चाहिए। ठीक है, निःशुल्क विधिक सहायता की बात करें तो संविधान के आर्टिकल 39A 1976 द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, इन सब की जानकारी उपरोक्त अधिकारी द्वारा हिंसा से पीड़ित महिला को या व्यक्ति को दी जानी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 6 की बात करें तो आश्रय स्थलों के कर्तव्य। व्यथित व्यक्ति जब संरक्षण अधिकारी से घर से अलग आश्रय की मांग करती है तो संरक्षण अधिकारी द्वारा आश्रय स्थल के अध्यक्ष से अनुरोध करके आश्रय उपलब्ध कराया जाता है। सेक्शन 6 में यह बात कही गई है कि आश्रय स्थलों के कर्तव्य क्या होंगे। ठीक है, सेक्शन 7 में कहा गया, चिकित्सा प्राप्ति के अधिकार, व्यथित व्यक्ति का इलाज करवाना, इसमें बात कही गई है सेक्शन 7 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 8 की बात करें तो संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा होती है, संख्या आवश्यकता अनुसार, मतलब कि राज्य सरकार जितने चाहे उतने संरक्षण अधिकारी नियुक्त कर सकता है आवश्यकता अनुसार। ठीक है, प्रयास होगा कि महिला संरक्षण अधिकारी हो। ठीक है, ज़्यादातर प्रयास यही रहता है कि जो अधिकारी के रूप में नियुक्त हो वह महिला होनी चाहिए। ठीक है, सेक्शन 9 में कहा गया, संरक्षण अधिकारी के कर्तव्य की बात सेक्शन 9 में की गई है। मजिस्ट्रेट की मदद, घरेलू हिंसा रिपोर्ट बनाकर मजिस्ट्रेट को भेजें, ये सब किसके अधिकार हैं? मतलब संरक्षण अधिकारी के कर्तव्य हैं मजिस्ट्रेट की मदद करना। घरेलू हिंसा रिपोर्ट बनाकर मजिस्ट्रेट को भेजें। व्यथित व्यक्ति को का मेडिकल व चिकित्सा करवाएं। ठीक है, मेडिकल रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को भेजना, व्यथित व्यक्ति के लिए आश्रय स्थल उपलब्ध कराना, ये सब किसके अधिकार हैं? तो संरक्षण अधिकारी के अधिकार हैं। सेक्शन 9 में यह बात कही गई है। ठीक है, आगे बात करते हैं। सेक्शन 10 की बात करें तो सेवा प्रदाता की बात कही गई है। यह रजिस्टर्ड कंपनी एक्ट, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, विषय क्या होगा? महिला के अधिकारों के लिए कार्य। ठीक है, सेवा प्रदाता क्या कर्तव्य है? महिलाओं के अधिकारों के लिए कर्तव्य कार्य की बात कही गई है। ठीक, कंपनी एक्ट 1956 के द्वारा जोड़ा गया था। आगे बढ़ते हैं। विधिक चिकित्सा व अन्य सेवा उपलब्ध कराएंगे कौन? सेवा प्रदाता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 11 में कहा गया है, सरकार के कर्तव्य, अधिनियम सही से संचालित हो, यही सरकार का कर्तव्य होगा। ठीक है, अध्याय 4 अंतोषों के अधिकार प्राप्ति के प्रावधान, धारा 12 से 29 तक इसमें बात कही गई है। तो सेक्शन 12 देख लेते हैं। मजिस्ट्रेट को आवेदन, व्यथित व्यक्ति, संरक्षण अधिकारी, अन्य किसको किसको आवेदन करेंगे?
मजिस्ट्रेट को आवेदन कौन कौन कर सकता है? व्यथित व्यक्ति कर सकता है, संरक्षण अधिकारी कर सकता है, अन्य भी कर सकता है। ठीक है, पहली सुनवाई 3 दिन में और निस्तारण 60 दिन में मतलब मानित किया गया है। ठीक है, सेक्शन 13 की बात करें तो सूचना की तामील, मजिस्ट्रेट जानकारी 2 दिन में संरक्षण अधिकारी को देंगे, वह संरक्षण अधिकारी जानकारी प्रत्यार्थी को पहुंचाएंगे। ठीक है, सूचना की तामील मतलब कि सूचना दी जाएगी मजिस्ट्रेट अधिकारी के द्वारा, जो मजिस्ट्रेट जो है जानकारी 2 दिन में संरक्षण अधिकारी को देंगे और 2 दिन के बाद जो है जानकारी जो है क्या संरक्षण अधिकारी द्वारा प्रत्यार्थी को पहुँचाएंगे। ठीक है, सेक्शन 15 की बात कर लेते हैं, 14 इंपॉर्टेंट है नहीं, 15 की बात कर लेते हैं। कल्याण विशेषज्ञ की सलाह, मजिस्ट्रेट किसी मामले के बारे में परिवार कल्याण या महिला कल्याण विशेषज्ञ से सलाह मांग सकते हैं। ठीक है, कल्याण विशेषज्ञ की सलाह भी जरूरी होती है, सेक्शन 15 में इसकी बात कही गई है। आगे बात करते हैं, सेक्शन 16 में बात कहा गया है क्या? कार्यवाही को बंद कमरे में होना, यदि पक्षकार चाहे तो कार्यवाही बंद कमरे में हो सकती है। ठीक है, सेक्शन 16 में इसकी बात कही गई है कि कार्यवाही का बंद कमरे में भी होना मार्जित किया गया है। ठीक है, यदि पक्षकार चाहे कि वह चाहता है कि नहीं खुले में इसकी कार्यवाही नहीं होनी चाहिए, बंद कमरे में हो, तो वो भी संभव है। आगे बढ़ते हैं, सेक्शन 18 की बात कर लेते हैं। संरक्षण आदेश, व्यथित व्यक्ति के पक्ष में मजिस्ट्रेट आदेश देकर प्रत्यार्थी को निम्न कार्य करने से रोकेगा। ठीक, क्या क्या कार्य करने से रोकेगा? घरेलू हिंसा के कृत्यों पर रोक, दूसरा बात कर रहा है कि घरेलू हिंसा में मदद को भी रोकता है। ठीक है, व्यथित महिला के कार्यस्थल पर जाने से रोकेगा, व बच्चों की स्कूल में मिलने से रोकेगा, व्यथित महिला से किसी भी प्रकार के से संपर्क नहीं करेगा, और संयुक्त खातों पर रोक, यानी कोई कंबाइंड जॉइंट खाता है उसमें भी लेन देन नहीं करेगा। ठीक है, ये सब बात किसमें कही है? संरक्षण आदेश ये सब देगा सेक्शन 18 के तहत व्यथित व्यक्ति को मजिस्ट्रेट आदेश देगा। ठीक है, आगे दिया गया है क्या? सेक्शन 19 निवास आदेश, मजिस्ट्रेट प्रत्यार्थी को व्यथित व्यक्ति के निवास से दूर रहने का आदेश देगा। ठीक है, मजिस्ट्रेट जो है वह प्रत्यार्थी को व्यथित व्यक्ति के निवास से दूर रहने का भी आदेश देगा। सेक्शन 20 में कहा गया है धनीय अनुतोष, धनीय अनुतोष की बात कहा गया है सेक्शन 20 में, प्रत्यार्थी द्वारा की गई हिंसा के कारण व्यथित को भरपाई के लिए दी गई रकम यह मजिस्ट्रेट आदेश पर दी जाएगी। ठीक है, यानी जो प्रत्यार्थी द्वारा दी गई हिंसा के कारण व्यथित व्यक्ति को भरपाई के लिए जो रकम दी जाती है उसे ही हम क्या कहते हैं? धनीय अनुतोष कहते हैं। ठीक है, किसकी भरपाई करेगा? चिकित्सा के लिए, संपत्ति का नुकसान के लिए, भरण पोषण के लिए और अन्य खर्च के लिए भी भरपाई करेगा। कौन करेगा? प्रत्यार्थी करेगा। सेक्शन 20 में यह बात कही गई है धनीय अनुतोष की। ठीक है, आगे बात करते हैं सेक्शन 21 यानी सेक्शन 21 की बात करें, धारा 21 की बात करें तो अभिरक्षा आदेश की बात कही गई है, यानी बच्चों की कस्टडी, व्यथित व्यक्ति या महिला को अस्थायी कस्टडी मिलेगी। ठीक है, यानी व्यथित व्यक्ति या महिला को अस्थायी कस्टडी मिलेगी, प्रत्यार्थी को बच्चों से मिलने से रोका जाएगा। ठीक, आगे बात करते हैं धारा 22 प्रतिकर या हर्जाना आदेश, मजिस्ट्रेट प्रत्यार्थी को हर्जाना का देने का आदेश देगा। मजिस्ट्रेट जो है वो प्रत्यार्थी को क्या करेगा? हर्जाना देने के लिए आदेश देगा, मुआवजा के लिए आदेश देगा। ठीक है, धारा 24 की बात कर लेते हैं न्यायालय में कार्यवाही की प्रतियों को निःशुल्क में उपलब्ध कराना, संरक्षण अधिकारी द्वारा पक्षकार और भार साधक दोनों लोगों को न्यायालय में कार्यवाही की प्रतियों को निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, धारा 26 में कहा गया है दूसरे वाद व न्यायिक कार्यवाही में अनुतोषण। धारा 27 की बात करें तो क्षेत्राधिकार की बात कहा गया है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास यानी इसकी सुनवाई प्रथम श्रेणी न्यायिक जज करेगा। ठीक है, दिया गया निर्णय पूरे भारत में प्रवर्तनीय होगा। धारा 29 की बात कर रहे हैं तो इसमें एक अपील की बात कही गई है, मजिस्ट्रेट के निर्णय से संतुष्ट न होने पर निर्णय देने के 30 दिन में सेशन न्यायालय में अपील संभव है। ठीक है, यदि व्यथित व्यक्ति या प्रत्यार्थी चाहता है कि नहीं इसको सज़ा कम मिली है या फिर प्रत्यार्थी को सज़ा कम मिली गई और भी ज़्यादा सज़ा हो सकती है, तो वह सेशन न्यायालय में जाकर अपील कर सकता है 30 दिन में। ठीक है, अपील प्रत्यार्थी या व्यथित व्यक्ति में से कोई भी कर सकता है। ठीक है, यदि प्रत्यार्थी ये जान जाए कि नहीं मुझे गलत सज़ा मिली है तो वो भी अपील कर सकता है, और अब प्रत्यार्थी की बात छोड़ी व्यथित व्यक्ति अगर ये सोच ले कि नहीं इसको और सज़ा हो सकती है तो वो भी अपील कर सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अध्याय 5 की बात कर लेते हैं प्रकीर्णन, धारा 30 से 37 तक इसमें बात कही गई है। सेक्शन
31 की बात करें तो प्रत्यार्थी द्वारा संरक्षण आदेश भंग करने की शास्ति यानी दंड क्या होगा, ठीक है। कारावास यानी प्रत्यार्थी द्वारा संरक्षण आदेश भंग करने यानी जो संलग्न व्यक्ति है, जो संलिप्त व्यक्ति है, जो प्रत्यार्थी है, यदि वह संरक्षण आदेश को भंग करता है, तोड़ता है, तो उसके लिए क्या दंड होगा। कारावास 1 साल तक की और जुर्माना 20,000 रुपये तक या दोनों हो सकता है, ठीक है। यदि सिद्ध हुआ कि घरेलू हिंसा हुई है तो बीएनएस की धारा 85 के तहत शास्ति यानी पेनाल्टी 3 साल 10 साल तक, 3 साल से 10 साल तक और जुर्माना दोनों हो सकता है, ठीक है। धारा 32 की बात कर लेते हैं। धारा 31 के अधीन किया गया अपराध संज्ञेय होगा तथा गैर जमानती होगा, ठीक है। धारा 31 में क्या कहा गया है कि प्रत्यार्थी द्वारा संरक्षण आदेश भंग करने की शास्ति जो होती है उसी के लिए धारा 32 में भी प्रावधान किया गया है कि धारा 31 में के अधीन किया गया अपराध संज्ञेय होगा तथा गैर जमानती होगा। धारा 33 की बात कर लेते हैं। संरक्षण अधिकारी द्वारा कर्तव्य निर्वहन न किया जाना, ठीक है। यदि संरक्षण अधिकारी अपने कर्तव्यों का सही निर्वहन नहीं करता है उसके लिए क्या दंड है। कारावास 5 साल तक और जुर्माना 20,000 रुपये या दोनों लग सकते हैं, ठीक है। धारा 34 की बात कर लेते हैं। संरक्षण अधिकारी के द्वारा किए गए अपराध का संज्ञान लेना, ठीक है। संरक्षण अधिकारी के द्वारा किए गए अपराध का संज्ञान लेना राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के बाद, ठीक है। अधिकार धारा 35 की बात कर लेते हैं। अधिकारियों द्वारा सद्भावनापूर्वक की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण। और धारा 37 की बात कर लेते हैं। केंद्र सरकार द्वारा नियम बनाने की शक्ति। इस अधिनियम संबंधी नियम केंद्र सरकार बनाएगी। संसद द्वारा इसे 30 दिन में पास किया जाता है या संसद सत्र से 30 दिन में अनुमोदन अनिवार्य है, ठीक है। ये धारा 37 में बात कही गई है। तो आज हमने देखा कि महिलाओं का जो है महिलाओं घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम 2005, इसमें 37 धाराएं थी और 5 अध्याय थे, ठीक है। हमने बहुत ही कम समय में इसको डिस्कस कर लिया। आप लोग बार बार रिवीजन कीजिएगा, बार बार रिपीट कर लीजिए। इसकी पीडीएफ फाइल आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे जैसे हमने बताया वैसे वैसे ही इसका पीडीएफ फाइल आप ऑफिशियल साइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।